नमस्कार विद्यार्थियों। आज का जो हमारा है अध्ययन का बिंदु वो है स्वतंत्रता का अधिकार। मैंने आपको अब से पहले वाले वीडियोस में भी थोड़ी बहुत चर्चा इस बारे में की थी कि क्यों हर किसी संविधान में जो है मूल अधिकारों का प्रावधान ऑलमोस्ट किया गया है। मूल अधिकार है क्या, अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, ये हम लोग इसकी कंसेप्चुअल चीज़ें बाद में एक बार देखेंगे। जब कभी हम लोग इसके बारे में और स्पेसिफिक अध्ययन करेंगे, अधिकार और स्वतंत्रताओं की जो अवधारणाएं हैं उनके ऊपर जब अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में गहराई से हम लोग पढ़ेंगे। अभी इतना कि भारतीय संविधान में जो अधिकार है, समानता का अधिकार, इससे पूर्व हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात है और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल नंबर 19 टू 22। ठीक है, हम लोग सबसे पहले आते हैं भारतीय संविधान में भाग 3 में मूल अधिकार। मैंने आपको पहले बताया था भाग 3, और भाग 3 में मूल अधिकारों में पहला समानता का अधिकार था, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ते हुए हम लोग आते हैं तो सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 19। और आर्टिकल नंबर 19 में ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी इस तरह से करके ये जो है इसमें स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। तो ए में क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए भी जानना इंपॉर्टेंट है। आजकल आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया को यूज करते हैं, प्रिंट मीडिया को यूज करते हैं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ए में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति, आप इसे लिख सकते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपको बोलने का, अपना मत व्यक्त करने का, अपने मत को लिखने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये स्वतंत्रताएं असीमित नहीं है, क्योंकि असीमित स्वतंत्रता के पीछे एक संकल्पना है। यदि स्वतंत्रता असीमित होगी तो निश्चित तौर पे वो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित करेगी। इसलिए स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? कंट्रोल्ड होनी चाहिए। यही स्वतंत्रता व्यक्तिवादी और उदारवादी विचार के साथ में जुड़ी हुई है। तो अब वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के तहत जो सरकार की आलोचना करते हैं चैनल्स, मीडिया वाले, अखबार वाले, जो आपका संपादकीय आपने पढ़ते होंगे अखबारों में, उन सब में जो आलोचनाएं लिखी हुई होती हैं वहाँ इन सब में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसी अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार को यूज करते हुए कुछ लोग बहुत अच्छे विचार भी रख पाए हैं और जीवन में आमूल परिवर्तन भी इस बहाने लाए हैं, लेकिन कुछ गलत भी इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यूज करते हुए हुआ है। जैसे मैं विवादास्पद चित्रकार हैं मकबूल फिदा हुसैन, और अभी फिलहाल निर्वासित हैं भारत से, वो ये भारत में नहीं है, लेकिन मकबूल फिदा हुसैन जी हैं, उन्होंने किसी हिंदू देवी और देवता की बड़ी विवादास्पद और जो अश्लील या नग्न टाइप की चित्रकारी अगर उन्होंने की है तो उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अभिव्यक्ति में ये ध्यान देने वाली बात है, अभिव्यक्ति के कई माध्यम हैं, लिखना भी है, बोलना भी है, लेकिन इशारे भी हैं, साथ साथ चित्रकारी भी है, साथ साथ मैं कहूँ वास्तुशिल्प भी है, मैं कहूँ आजकल जो चलन में है सी पर, मतलब बीच पर जो है, सी बीच पर आप कई तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं, आप कई तरह के ढांचे को तैयार करते हैं और उस ढांचे से आप कुछ कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, मुंह का अभिनय के जरिए आप इस तरह का काम कर देते हैं। हाल ही अभी जो रिसेंटली केसेस चल रहे हैं, सुशांत सिंह मर्डर केस, आपने बॉलीवुड का नाम सुना होगा, उसमें कंगना रनौत के जिस तरह की स्पीच वगैरह है, ये सब उनके अभिव्यक्ति के ही जो कहें हम उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अपना है। अदरवाइज जो है अगर आप किसी के खिलाफ व्यक्तिगत कुछ बोलोगे तो निश्चित तौर पे वो आपको मुआवजे के लिए बुला लेगा, आपसे कहेगा कि भाई मेरा मानहानि हुआ है और आप मेरे को मुआवजा दीजिए। तो ध्यान रखें ये लिमिटेड है। आप राष्ट्र का प्रति विद्रोह करते हैं, राष्ट्र के खिलाफ अगर नारेबाजी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत मुर्दाबाद अगर आप कहते हैं मान लीजिए, तो आप पकड़ लिए जाओगे और जाकर के आपको अंदर डाल दिया जाएगा। क्यों डाल दिया जाएगा? उसकी वजह ये है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस स्वतंत्रता में फुलफिलनेस नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, या यूं कह दीजिए कि ये स्वतंत्रता तब तक ही स्वतंत्रता है जब तक किसी दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर दे। दूसरा, आप राष्ट्रभक्ति के प्रति अगर जो है उन्मुख नहीं है, या फिर आप राष्ट्र के विरोधी विचार को अगर फैलाने की कोशिश करते हैं तो ये सीमित हो जाएगी।
तो पहला कौन सा हो गया, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी में ध्यान दीजिए आप, मीडिया की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये प्रेस की स्वतंत्रता इसी का पार्ट है। डी में क्या है, सभा या सम्मेलन बुलाना। सभा या क्या करना, सम्मेलन या सभा बुलाना, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण एवं निरायुध। ये किस तरह का होना चाहिए, शांतिपूर्ण एवं निरायुध हो। सभा या सम्मेलन आप बुला सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण होगा और निरायुध होगा। अब यहाँ दो बातें मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, भारतीय संविधान में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आपको हड़ताल करने का अधिकार हो, आपको बाजार बंद करने का अधिकार हो। ऐसी स्वतंत्रताएं आपको प्राप्त नहीं है। तो आप नाहक अगर इस तरह के प्रदर्शनों में जाते हैं जो बेबुनियाद हैं, जो गलत हैं और केवल मात्रा भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश अगर करते हैं, आप अपनी बात को रख सकते हैं, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन मार्च वगैरह आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि आप हड़ताल करें, या ये बिल्कुल गलत है कि आप जो है बाजारों को जबरदस्ती बंद करवाएं। ये स्वैच्छिक बंद अगर होते हैं तो अलग चीज है। खैर, मेरा जो उद्देश्य है वो ये कि आपका अनुच्छेद 19B क्या कहता है, आपको सभा सम्मेलन वगैरह बुलाने की स्वतंत्रता है, लेकिन वो कैसे, निरायुध। यस, इंपोर्टेंट है, अस्त्र शस्त्र के बिना आप सम्मेलन बुला सकते हैं, आप सभा बुला सकते हैं, लेकिन वो निरायुध होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र आपके पास नहीं होने चाहिए। सी में क्या है, ए हो गया आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा या सम्मेलन बुलाना, और सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता, कौन सी स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आप संघ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक सीमा है कि आप सोचो कि मैं आतंकवादी संगठन खड़ा कर दूं, नो, ये इसका लिमिटेशन है। आप आपके धर्म को, आपकी भाषा को, आपकी संस्कृति को, आपके समाज कल्याण के लिए इस तरह से आप किन्हीं आधारों पर किसी संघ का निर्माण आप कर सकते हैं, उसे रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा संगठन नहीं जो राष्ट्र विरोधी हो या आतंकवादी संगठन हो, उसकी छूट आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, इसके बाद डी क्या कहता है, भ्रमण की स्वतंत्रता, अबाध भ्रमण। डी क्या कहता है, अनुच्छेद 19 का डी क्या कह रहा है, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। आपको भारत राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य, उसके केंद्र शासित प्रदेश या उसका कोई सा भी क्षेत्र, उस क्षेत्र में आप चूंकि भारतवासी हैं इसलिए अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। यहाँ आपसे पहले परंतु जुड़ा हुआ था और बात यह थी कि आप जम्मू कश्मीर में नहीं घूम सकते थे, लेकिन जब से वहां से धारा 370 को हटाया गया है, अब आप वहां भी अबाध रूप से भ्रमण कर सकते हैं। अब यहाँ एक्सेप्शन क्या है, अपवाद वाली बात क्या है, परंतु क्या जुड़ा हुआ है, आप भ्रमण तो कर पाएंगे, लेकिन अगर आप प्रोस्टिट्यूशन में हैं, अगर प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो आप भ्रमण नहीं कर पा रहे, पकड़े जाएंगे तो आप पकड़ करके अंदर कर दिए जाएंगे, एक बात। दूसरा, अगर किसी संक्रामक बीमारी से आप ग्रसित हैं और उस संक्रामक बीमारी को आप लेकर के बाहर घूम रहे हैं तो पकड़ लिए जाओगे, अंदर कर दिए जाओगे। मैंने आपको पहले ही बताया था एक बार कि विद्यार्थियों कई बार आपको चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स होने की वजह से परीक्षाओं से भी वंचित किया गया हुआ है, आपको एग्जाम्स में एंटर नहीं किया गया। इसकी वजह क्या थी कि एक संक्रामक बीमारी है, छोटी माता बड़ी माता, आपने नाम सुना है ना, ये जब किसी को होती है तो हम लोग कॉलेज में एंट्री उसको नहीं देते कि आप एग्जाम दो, क्यों, वो इसी वजह से कि वो संक्रामित है और वो किसी दूसरे को आपसे ट्रांसफर हो सकती है, इस वजह से हम लोग उसको रोक देते हैं। वही स्थिति है, अगर किसी संक्रामक बीमारी के साथ में आप कहीं और घूमना चाहते हैं कि नहीं मैं तो घूमूंगा, मेरा अधिकार है, तो ये आपकी गलतफहमी, ऐसा नहीं होगा। वहाँ आपके ऊपर रोक टोक की जा सकती है या आपके ऊपर रोक टोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता आपको हो गई। इसके बाद ई में आपको है निवास करने की स्वतंत्रता। तो निवास करने की स्वतंत्रता ये क्या कहती है, आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाकर के निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं, रह सकते हैं, अपना आवास बना सकते हैं। इसमें भी वही बात थी कि आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता की तरह जम्मू कश्मीर में आपको निवास करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब जब से वहां से धारा 370 को हटाया गया है, आप निवास करने की स्वतंत्रता का भी हक वहां रखते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 19F निरसित है,
और निरचित से तात्पर्य क्या होता है? खाली। यहाँ संपत्ति अर्जन का आपका जो स्वतंत्रता थी उसको यहाँ से हटा दिया गया है, संपत्ति की स्वतंत्रता, और ये क्या कर दी गई है? हटा दी गई। और लास्ट जो आपका बचा वो बचा जी, और वो है जीविकोपार्जन। ये क्या है? जीविकोपार्जन से संबंधित। किससे संबंधित है? जीविकोपार्जन, या जिसे आप कह दो आजीविका, आप कह दीजिए व्यवसाय, आप कह दीजिए धंधा। ठीक है, तो ये आपकी अनुच्छेद 19 में उल्लिखित की गई छह तरह की स्वतंत्रताएं। पहला वाक या व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है, मीडिया की स्वतंत्रता बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा शांतिपूर्वक या विधायी आप जो है सभा या सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं उसकी स्वतंत्रता, लेकिन आपको हड़ताल या बंद करवाने की स्वतंत्रता नहीं है। संघ बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन इस तरह का कोई मतलब नहीं है कि आप आतंकवादी संगठन खड़ा कर दें। भ्रमण करने की स्वतंत्रता, और भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी 370 से जुड़ी हुई थी, 370 और 370, ये दोनों अब बहाल हैं और निरसित कर दी गई। संपत्ति की स्वतंत्रता हटा दी गई, और अंत में है जीविकोपार्जन की, आजीविका या व्यवसाय धंधा करने की स्वतंत्रता। तो विद्यार्थियों, आपको कोई भी वृत्ति, आजीविका, उपजीविका या धंधा करने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके लिए जो है आपको माकूल प्रशिक्षण चाहिए। संबंधित काम के लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स आपके पास में होने चाहिए, और सेफ्टी मेजरमेंट्स को आप पूरे करें। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसके साथ में जुड़ी हुई है। और दूसरा, आप कोई भी काम कर सकें, आजीविका अपना सकें इसके लिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप अफीम की खेती कर बैठे, तंबाकू उगा बैठे, गांजा, चरस, भांग, हीरोइन आप उत्पादन करने लगे, आप दारू उत्पादन करने लगे। इसका ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसे करते जाओगे और अगर पकड़े जाओगे तो आपको पनिशमेंट होगा। क्लियर? चलिए, अनुच्छेद हम लोग आते हैं 20 पर। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण ले लीजिए सीधा, से संरक्षण। अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण। यहां दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक, आपको एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक अपराध के लिए एक ही बार दंड। और दूसरा, थोड़ा बड़ा है, मैं यहां आपको बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, कभी भी स्वयं को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए, साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही देने या साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। दो बात हो गई। एक और बड़ी बात इसके साथ तीसरी है, और वो ये है, देखिए अनुच्छेद 20 को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अपराधों की दोष सिद्धि से संरक्षण के संबंध के प्रावधान अनुच्छेद 20 करता है, ठीक है। और एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक बात। दूसरा, कभी भी आपको आपके स्वयं के खिलाफ साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, अपराध किए जाने के समय जो विधि प्रवर्तन में है, विद्यार्थी ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपराध किए गए समय या अपराध किए जाने के समय जो विधि प्रवर्तन में है, जब आपको पनिशमेंट मिलेगा तो उसी ही विधि के द्वारा बनेगा, उसी ही विधि के द्वारा मिलेगा, न कि बाद में बनाई गई विधि के द्वारा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने जब अपराध किया या किसी से अपराध हुआ, उस समय जो विधि प्रवर्तन में है, उसी अपराध के लिए उस समय में जो विधि प्रवर्तन में थी
उसी के हिसाब से आपको दंड किया जाएगा, न कि किसी नवीन विधि के द्वारा या बाद में बनाई गई विधि के द्वारा। क्लियर? तो यहाँ तीन बातें हैं। एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा, खुद के खिलाफ साक्ष्य देना या मजबूर करना मनाही है इसकी। यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपने देखा ना नार्को टेस्ट कि साहब नार्को टेस्ट करवाने की अनुमति लो पहले, तब नार्को टेस्ट होगा। एक चीज, दूसरा इसकी परमिशन लेने की जरूरत होती है। ये स्वयं के खिलाफ गवाही से संबंधित बात है। आपके फिंगरप्रिंट, आप कहोगे नहीं साहब, आपकी मान लीजिए आप किसी जांच के दायरे में हैं और आप किसी को मना करते हैं कि नहीं मैं अपने फिंगरप्रिंट नहीं दूंगा, तो ये फिंगरप्रिंट जो है ये खुद के खिलाफ गवाही में शामिल नहीं है। ध्यान रखना, आपके फिंगरप्रिंट लिए जा सकते हैं। समझ गए आप ये कहते हो, मना करते हो कि नहीं, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि मैं अपने खिलाफ कभी साक्ष्य नहीं दूंगा, कोई जो है गवाही नहीं दूंगा या कोई इस तरह का साक्ष्य पेश नहीं करूंगा खुद के खिलाफ, तो जो फिंगरप्रिंट है वो लिए जा सकते हैं। यस, कैलीग्राफी कहती है हैंडराइटिंग भी आपकी मैच करने के लिए ली जा सकती है, उसको भी अपने आप के खिलाफ गवाह में या साक्ष्य में शामिल नहीं किया जाएगा। दो बातें आपको इसमें बता दी मैंने, हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, ओके। चलिए, तो ये आपका 19 की बात हो गया। 20, अब हम आते हैं 21 पर, और 21 जो है वो जीवन जीने से संबंधित है। जीवन जीने का अधिकार, या इसे यूं कह दीजिए आप, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ओके, जीवन जीने का अधिकार, या यूं कह दीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। मित्रों, विद्यार्थियों, सज्जनों, देखिए, आपको जीवन जीने का अधिकार तो है, यानी आपको अपने प्राण पर अधिकार है, लेकिन आपको जीवन को जीने मात्र का अधिकार है, स्वयं को खत्म करने का अधिकार नहीं है। आप अगर ये सोचते हो कि नहीं मेरे प्राण पर मेरा अधिकार है, मैं खत्म हो जाऊं, मैं सुसाइड कर लूं, तो मैं आपको बता दूं, जो आत्महत्या है वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। यानी अगर आप सुसाइड, आप टंकी पे चढ़ जाते हैं, आप ड्रामा करते हैं, आप टावर पे चढ़ जाते हैं, आप ड्रामा करते हैं, पकड़ लिए जाते हैं और अरेस्ट करके बंद कर लिए जाते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक है कि आप डराना चाहते हैं, आप लोगों में डर प्रेषित करना चाहते हैं और अपने जीवन को आप संकट में डालना चाह रहे हैं। आप जीवन जिए, आप गरिमापूर्ण जीवन जिए। ये बहुत विस्तृत है। जीवन जीने के अधिकारों के विस्तार को अगर आप लोग कभी पढ़ोगे, मैं डिस्कस करूंगा कभी और किसी वीडियो में आपके साथ में। ध्वनि प्रदूषण, बोले साहब ध्वनि हुई तो मैं चिड़चिड़ाऊंगा, मैं हाइपरटेंशन में जाऊंगा, हाइपरटेंशन अगर हुआ मैं ब्लड सर्कुलेशन में हाई हो जाऊंगा और मैं सर का पेशेंट बनूंगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब बिकॉज या रीजन क्या था? ध्वनि प्रदूषण। मैंने गंदा पानी पिया, मैं बीमार होऊंगा, मुझे पेचिश होगा, पेचिश होने के बाद मैं मर जाऊंगा। यानी क्यों? मैं गंदा पानी पीने की वजह से मर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे साफ पानी जीने के लिए चाहिए। आपने डिमांड की है साहब, मुझे अगर ऑक्सीजन अच्छी से तरीके से नहीं मिली, एयर पोल्यूशन में मैं रह रहा हूँ, एक इस तरह के जो बम में मैं रह रहा हूँ, जैसा दिल्ली में आपने सुना होगा कि एक जो पावर का इस तरह का एयर का सा जो है एक बलून जो गुब्बारा हो जाता है, स्मोक वहाँ जो होता है। तो स्वच्छ वायु का आपका अधिकार इसी से जुड़ा हुआ है, स्वच्छ जल का अधिकार इसी से जुड़ा हुआ है। ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा, 10 बजे बाद स्पीकर सारे बंद हो जाएंगे, लाउड स्पीकर बंद हो जाएंगे, आपका जो है जो मैरिज गार्डन्स वगैरह है वो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है। बाबा रामदेव केश, मैं आपको इनके बारे में और डिस्कस करूंगा। नींद लेने का अधिकार, यस, अगर आप नींद नहीं लेंगे बीमार होंगे, आप जल्दी मरेंगे। भ्रमण का अधिकार है आपका, यस, इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मेनका गांधी केस कभी डिस्कस करेंगे, आपको फिर बताएंगे। मैं नहीं घूमूंगा, मैं बंद हो जाऊंगा, मैं घूम रहा, मैं घुटूंगा, मेरे को अगर घुटन होगा तो मैं बीमारियां पैदा करूंगा और बीमारियां पैदा होंगी तो मैं मर जाऊंगा, इसलिए मुझे घूमना है। मेनका गांधी, विदेश भ्रमण का आपका अधिकार, वो सब आपके जीवन जीने के साथ में गरिमापूर्ण जीवन जीना, डिग्निटीफुल लाइफ, यस, यानी जीवन जीने के अधिकार को इतना अधिक विस्तार दिया गया कि डिग्निटीफुल लाइफ के साथ में आपके लिए तो पहले इंपॉर्टेंट है वो शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21A, आई थिंक यू 86 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संशोधन,
2002 even check it, that's important. शिक्षा का अधिकार। सो ये जो जीवन जीने का अधिकार है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये ऐसा ही नहीं है कि केवल आपको हो, यानी भारतीय नागरिकों को, वैदेशिक नागरिकों को भी है, बाहर वाले नागरिकों को भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और लास्ट जो है वो है अनुच्छेद 22 या आर्टिकल नंबर 22, और ये कहता है प्रिवेंटिव डिटेक्शन या निवारक निरोध से संबंधित है। यानी प्रिवेंटिव डिटेक्शन या निवारक निरोध का क्या तात्पर्य है? अपराध को घटित होने से पूर्व, ध्यान दीजिए, अपराध को घटित होने से पूर्व रोक देना, ठीक है, ये है प्रिवेंटिव डिटेक्शन। अब इसमें मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट, मीसा, पोटा, टाडा, ये बहुत सारे एक्ट इसके अंदर हैं, रासुका, इन सब के अंदर आते हैं। इनके बारे में कभी और हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की स्ट्रेंथ थोड़ी लंबी होती चली जा रही है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ इसको बाइंड अप करेंगे। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये आपके भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के 4 स्वतंत्रताएं। थैंक यू।